तो हम लोग अपने मशीन लर्निंग की क्लास को आज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज एक बार फिर हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का ही एक टाइप है जहां पे हमारे पास डेटा जो होता है उस डेटा में इनपुट और आउटपुट दोनों नहीं होते, सिर्फ इनपुट्स होते हैं। जैसे आउटपुट डेटा में हमारे पास लेबल्ड इनपुट होता है, लेबल्ड आउटपुट होता है। अनसुपरवाइज्ड के केस में हमारे पास सिर्फ लेबल्ड इनपुट होता है, आउटपुट नहीं होता है। सबसे पहले हम एक फाइल को रीड करते और उस फाइल के बेसिस पे हम समझेंगे कि हम आखिर में कहना क्या चाह रहे हैं इससे। सबसे पहले इंपोर्ट पांडाज एसपीडी हम करेंगे। आई होप आप अपना सारा रिवीजन चालू रखें, तो आप जितने भी चैप्टर्स हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारे पढ़ते रहे। और जो मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट है, वीडियो सारे मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया, उस प्लेलिस्ट को भी पूरा आप एक एक करके रिवाइज करते रहिए। अब यहाँ पे जैसे हमने ये डेटा ले आया, इसको pd._csv और यहाँ पे एक हम फाइल का यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। अभी ये फाइल क्या है, कहाँ से आई, ये सब हम अभी समझा देंगे। गिटहब के ऊपर ही ये फाइल पड़ी है और इस तरीके से जो डेटा हम देखते हैं वो ये है। इस डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और इन 3 कॉलम्स में नेम है, एज है, इनकम। नेम, एज और इनकम का हमें रिलेशनशिप निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे केसेस में अगर आपको कोई ऐसा कॉलम दिया हुआ है जो हर रो के लिए अलग अलग वैल्यू रखता है, जैसे यहाँ पे नाम है, नाम हर रो के लिए अलग अलग वैल्यू रखता है, तो एनालिसिस में ये नाम का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और एनालिसिस में हम इसको काइंड ऑफ इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये एक पहली चीज है कि जैसे नाम है या आईडी है, इस टाइप के जो कॉलम्स हैं जो आइडेंटिटी दिखाते हैं, वो डेटा एनालिसिस करते समय उनका ज़्यादा कोई रोल नहीं रहता है। दूसरी चीज़, मैंने आपको एक लाइब्रेरी पढ़ाई थी डेटा एनालिसिस के चैप्टर में, जिस लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब। सो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट pyplot SPLT। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से हम लोग pyplot ले लेते हैं, जिसके थ्रू हम ग्राफ्स को प्लॉट करके देख सकें। ये लाइब्रेरी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जैसे स्कैटर प्लॉट, लाइन प्लॉट, बार हॉरिजॉन्टल, पाई चार्ट। कब कौन सा प्लॉट हमें करना है ये हमने टैब्लो के चैप्टर्स में भी पढ़ा था, हमने पाइथन के चैप्टर्स में भी पढ़ा और यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं। जब हमारे पास 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं जैसे एज और इनकम, तो अब मेरा जैसा क्वेश्चन ये है कि एज और इनकम में आपके हिसाब से इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है? आपको क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? एज पे इनकम डिपेंड कर रही है या इनकम पे एज? सर सर एज पे इनकम। एज इंडिपेंडेंट है, राइट? बिकॉज एज यहाँ पे बढ़ रही है, उसके आधार पे इनकम है लोगों की। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे स्कैटर प्लॉट तैयार करेंगे और स्कैटर प्लॉट मैं आपको पहले भी समझा दूंगा, फिर भी मैं कोड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। plt.scatter, तो हम क्या लिख रहे हैं, x और y है, तो हम क्या लिख लेते हैं कि मान लो एज क्या हो जाएगी, df स्क्वायर ब्रैकेट एज, ये हो जाएगा एज। ठीक है, मैंने बताया था किस तरीके से एक कॉलम सेलेक्ट करते हैं। इनकम क्या हो जाएगी,
DF स्क्वायर ब्रैकेट इनकम। तो किसी भी डेटा फ्रेम में से एक कॉलम को सेलेक्ट करना मैंने आप लोग को बताया था। तो ये हो गए दो वेरिएबल हमारे। तो स्कैटर प्लॉट जैसे मैंने कहा एक रिलेशन प्लॉट है, वो हम एज और इनकम के बीच में बना देंगे। ये x, y है, यहाँ पे x एक्सिस पे एज आ जाएगी और y एक्सिस पे इनकम आ जाएगी इन डॉलर्स। अब इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे सामने कुछ क्लस्टर्स नजर आएंगे। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डेटा के आधार पे बताइए कि यहाँ पे कितने तरीके के लोग हैं, कि एज और इनकम दोनों के आधार पे यहाँ कितने तरह के लोग हैं, आपका क्या आंसर है? आपको मतलब कितने क्लस्टर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे? पहली बात, क्लस्टर्स नजर आ रहे। क्लस्टर मतलब ग्रुप। यस सर, राइट, 3 क्लस्टर्स। 3 ग्रुप नजर आते हैं। जैसे एक ये दिखता, एक ये दिख रहा, एक ये। इनको हम ऐसे, ऑल्दो ये डेटा अनलेबल्ड डेटा है, ठीक है, मगर यहां पे हमें ये दिख रहा है कि ये जो भी 100-150 लोगों का डेटा है, 21 लोगों का डेटा है, तो ये 21 पॉइंट्स यहाँ पे 21 लोगों को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें कोई निक है, कोई आलिया है, कोई अब्दुल है, कोई दीपिका, प्रियंका है। सो ये सारे कोई ना कोई हैं उसमें से, राइट। सो सबकी अपनी अपनी इनकम है, सबका अपना अपना एज है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज भी कम है और इनकम भी कम है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ, अभी ये फ्रेशर्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना। अगर हम एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में बोले तो हम कह सकते हैं कि ये लोग फ्रेशर्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी एज ज्यादा है पर इनकम कम है, तो इनको हम कह सकते हैं काइंड ऑफ कि अनस्किल्ड लेबर, या जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ठीक है। और ये ऊपर जो लोग हैं जिनकी एज और इनकम दोनों हाई है, तो इनको हम कह सकते हैं हाई इनकम ग्रुप। तो एक ये हाई इनकम ग्रुप कहलाया जा सकता। तो बेसिकली इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हम इसे LIG, MIG, HIG बोल दें इनकम ग्रुप के हिसाब से, है ना, राइट। मीडियम इनकम, लो इनकम, हाई इनकम, टोटली डिपेंड्स अपॉन कंडीशन टू कंडीशन। मगर यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि 3 क्लस्टर्स हैं। तो जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसका काम यही है कि वो जो क्लस्टर्स हैं उन क्लस्टर्स की बाउंड्री को पता करना। क्लस्टर्स कहाँ से चालू होते हैं, कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, क्लस्टर्स की जो बाउंड्री है वो पता करना। और इसे, इसका नाम है के मीन्स क्लस्टर। जो हम एल्गोरिदम चूज कर रहे हैं उसका नाम है के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होता है कि जैसा आपको यहाँ पे नाम दे रहा है कि के मीन्स, यानी कि यहाँ पे कुछ के नंबर ऑफ मीन्स होंगे। हम जब भी हम डेटा को देखेंगे तो डेटा को देखते समय हमें दिखेगा कि यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ क्लस्टर्स है, ओके। यहाँ पे डेटा में कुछ क्लस्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो के मीन्स क्लस्टरिंग एक पॉपुलर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसका काम होता है पार्टीशनिंग डेटा इनटू के डिस्टिंक्ट नॉन ओवरलैपिंग सबसेट ऑफ क्लस्टर्स। मैं फिर से इसको पढ़ के बताता हूँ, मैं आपके सामने कॉपी कर देता हूँ इसकी, जिसे पढ़ के आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में। So K-means clustering is popular unsupervised machine learning algorithm which is used for partitioning a data into K distinct non-overlapping subset और clusters। मतलब ये ओवरलैप नहीं करने चाहिए और इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है, ठीक है। अब हम एल्गोरिदम को लगाना शुरू करें उससे पहले
हमें एक और लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी और वो लाइब्रेरी कहलाती है मिनिमम मैक्सिमम स्केलर। सो फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग हम मिनिमम मैक्सिमम स्केलर को लेके आते हैं। हम लोगों ने एस्केलर्न से कई कंसेप्ट लिए। एस्केलर्न के मॉडल सिलेक्शन से हमने पढ़ा है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। एस्केलर्न के लीनियर मॉडल से हमने पढ़ा है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। हमने ट्री में से पढ़ा है डिसीजन ट्री, क्लासिफायर। हमने अंसम्बल में से पढ़ा है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए, तो सब कुछ एस्केलर्न में ही है। यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, हर चीज़ है। मतलब जो भी डेटा के साथ हमें करना है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, डेटा माइनिंग के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा क्लीनिंग के लिए भी आपको इसके अंदर लाइब्रेरी मिलती है। तो ये पहली चीज़, हम इसको क्यों लेके आ रहे, मिनिमम मैक्सिमम स्केलर को। इसको हम इसलिए लेके आ रहे क्योंकि आप देखेंगे जो एज का जो न्यूमेरिकल स्केल है वो 0 to 100 के बीच में है। सारी एज 0 to 100 के बीच में, और इनकम जो है वो करीब 70,000 80,000 की रेंज में है। यानी कि अगर हमारे क्लस्टर को बनाते समय हमारे डेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, यानी उसके स्केल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे मैं लास्ट टाइम में एक्सप्लेन किया था ऐसा ही एग्जाम्पल में, तो हम लोग वहाँ पे लॉग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमारी ये लाइब्रेरी है मिनिमम मैक्सिमम स्केलर, हम इस लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी का ही यूज़ करने वाले, मिनिमम मैक्सिमम स्केलर का। तो पहली बात, आपको रीज़न समझ में आ गया वाई वी आर यूजिंग मिनिमम मैक्सिमम स्केलर। बिकॉज जो हमारे इनपुट, और यहाँ पे तो चलो दोनों ही इनपुट हैं, तो जो हमारे दोनों इनपुट के बीच में जब हम रिलेशन प्लॉट कर रहे हैं तो एक ग्राफ आ रहा है और हमें दिख रहा है कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज है इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हम मिनिमम मैक्सिमम स्केलर का यूज करते हैं। अब आ गए यहाँ तक। अब सबसे पहले के मीन्स क्लस्टरिंग काम कैसे करती है, तो मैं एक स्टेप आपको समझाता हूँ। के मीन्स क्लस्टरिंग को काम करने के लिए सबसे पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे आप अब किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज करिए। ठीक है, यहाँ पे हम टेक्स्ट लेके आते हैं। इनिशियलाइजेशन में क्या है, चूज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स के, कि आपको पहली बार में एनालिसिस करने पे कितने क्लस्टर्स नजर आए वो आप पहले तो चूज कीजिए। ठीक है, आपको कितने क्लस्टर्स नजर आए वो चूज कीजिए, और रैंडमली सेलेक्ट के डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द डेटा सेट एज द इनिशियल सेंट्रॉइड। अभी इसको समझते पहले के हम लोग डेटा सेट चूज करते हैं, तो अब हम लोग एक एक करके कोड लेते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इस लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, और sklearn में से ही हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी जिसको हम कहेंगे के मीन्स। फ्रॉम sklearn.clusters we will import के मीन्स। ओके, आप लोगों को ये कंसेप्ट पहले भी कई बार मैंने बताया कैसे लाइब्रेरी में से हम इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे भी हम कैसे इंपोर्ट करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। नाउ अब के मीन्स हमारा इंपोर्ट हो गया, तो अब हम पहले अपना मॉडल बनाते, यानी इस क्रिएट मॉडल ऑफ के मीन्स क्लास। मॉडल या इसका ऑब्जेक्ट हम बनाते, और जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हमने वहां लिख दिया कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स 3 है। 3 क्यों लिखा, क्योंकि जो इनिशियल एनालिसिस हमने किया उसमें हमें दिख रहा है कि 3 क्लस्टर्स। अगर कहीं पे आपको लगता है 5 है, 4 है, तो आप वो लिख देंगे, और बाद में हम प्रूव भी करेंगे कि ये हमारा एजम्पशन सही है या गलत है।
कैसे प्रूफ करना है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये तो हो गया हमारा मॉडल, जिसको हमने ये बता दिया, क्योंकि ये अनसुपरवाइज्ड है, तो हमने अपने अंदाजे से बता दिया कि भैया तीन, हमें तो तीन दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेथड है वो यूज होगा फिट प्रेडिक्ट, ओके। और जो फिट प्रेडिक्ट मेथड है वो KM के अंदर होगा। तो KM जो कि ऑब्जेक्ट है के मीन्स का, KM ऑब्जेक्ट है के मीन्स एल्गोरिदम का, और इसलिए इस ऑब्जेक्ट में, इस मॉडल में हम फिट और प्रेडिक्ट दोनों कर देंगे। हम लोग जब हम सुपरवाइज्ड करते थे तो वहां पे फिट का अलग एग्जाम्पल होता था और प्रेडिक्ट का अलग मेथड होता था। तो फिट, उसमें फिट करते थे फिर प्रेडिक्ट करते थे। क्योंकि ये अनसुपरवाइज्ड है इसलिए यहाँ पे सीधे फिट प्रेडिक्ट लिखा जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। के मीन्स के केस में आप फिट और प्रेडिक्ट दो अलग स्टेजेस में नहीं करते, आप फिट प्रेडिक्ट एक ही स्टेज पे करते हैं, और इसको हम लोग अपना y मान लेते हैं, यानी आउटपुट। इसको y या yp जो भी मानना हो, y प्रेडिक्ट मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक इसने फिट कर दिया और प्रेडिक्ट कर लिया। अब जो हमारा yp है, गलत लिख दिया, जो हमारा yp है यानी y प्रेडिक्टेड वैल्यूज, तो इसने ये प्रेडिक्ट की। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ कितने डिस्टिंक्ट नंबर नजर आ रहे हैं? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर कैन यू सी? मुझे तो यार तीन आ रहे ना, 0 1 2, बताओ सर। राइट, तीन ही तो है। तो इसने वो तीन प्रेडिक्ट कर लिए ये। और ऑर्डर वाइज टोटल कितने लोग हैं? 21, राइट, 0 से शुरू करके 21 तक। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर दिखा रहे हैं कि जो पहला व्यक्ति है वो ग्रुप 2 में है, दूसरा व्यक्ति भी ग्रुप 2 में है, तीसरा ग्रुप 1 में है, चौथा ग्रुप 1 में है, यहां से यहां तक ये सारे ग्रुप 0 में है, एंड सो ऑन। तो ये इसने कुछ अपने हिसाब से कुछ प्रेडिक्ट कर डाला, ठीक है। और ये जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है, इस प्रिडिक्टेड आउटपुट को हम लोग अपने डीएफ में ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? हम डीएफ में एक नया कॉलम बना लेते हैं और कह देते हैं कि ये जो y प्रिडिक्टेड है ये नया कॉलम हो जाए। अभी ऊपर बताओ डीएफ में कितने कॉलम है? देखो 3 कॉलम। तो हम इस तरीके से एक चौथा कॉलम ऐड कर रहे हैं, जिस कॉलम का नाम है क्लस्टर। तो हमारा देखो गोल क्या था, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग वगैरह ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? सीधे साफ ऐसा था कि मान लो ये हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं या ये हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, ये कोई भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अभी आईपीएल चल रहा है, मान लो ये प्लेयर की एज है और ये उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग है या कुछ भी हो सकता। अब हम जानना चाहते कि यहाँ टोटल कितने तरह के लोग हैं, और अगर मान लो आज 21 लोग हैं, कल को हमें और नए लोग चाहिए, तो हम वो बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक की डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो ये एक केस है, तो हमें ये पता नहीं ना कि बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ क्लस्टर तो चलो हम बना देंगे, पर मान लो हम ऐसे बना देते, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ऐसा कुछ बना दिया। अब कोई नया यूजर आया, उसकी इनकम
1,40,000 है और एज 27 साल है, तो वो यहाँ आएगा। इसे किस ग्रुप में डालोगे? ये जो मान लो इसको हम रेड कलर देते हैं, ये जो रेड वाला पर्सन है जिसकी एज 26 साल है और इनकम 1,40,000 है, इसको आप किस ग्रुप में डालोगे? क्योंकि अभी आपको ये तो दिख रहा है 3 लोग हैं, 3 तरह के लोग हैं, पर इनकी बाउंड्रीज नहीं डिफाइंड है, इसलिए ही हम ये पूरा गेम कर रहे हैं, राइट? क्लस्टरिंग और ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं। सो इसके लिए हमने ये पूरा किया, और अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको पहले तो हम नया कॉलम बना देते हैं, और जैसे ही हमने नया कॉलम बनाया, आप देखिए यहाँ पे डीएफ ये आ गया, और देखो यहाँ पे क्लस्टर आ गया। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो ये हमारा पहला प्रेडिक्शन है जिसने बताया कि रॉब जो कि 27 साल के हैं और जिनकी इनकम 70,000 है, वो ग्रुप नंबर 2 में, और इनके साथी कौन कौन है? आलिया, सिड और माइकल इनके साथी हैं, वो भी ग्रुप 2 में, और ऐसे ही सब। अब ये जो प्रिडिक्ट किया हम लोगों ने, ठीक है, इन प्रिडिक्टेड क्लस्टर्स के सेंट्रॉइड्स भी होते हैं। अभी मैं समझाऊंगा सेंट्रॉइड्स क्या होते हैं। तो जो क्लस्टर सेंटर्स नाम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्लस्टर सेंटर्स, ये क्या होगा? जैसे अभी मान लो ये सारे क्लस्टर्स हैं, ठीक है, तो इन क्लस्टर्स का एक सेंटर भी होगा ना। जैसे मान लो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, जो एकदम बीच में होगा। इन सभी क्लस्टर्स का एक मीन, राइट? वो जो क्लस्टर सेंटर्स है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो इसके क्लस्टर सेंटर्स हैं, और जब आप इसको करेंगे तो आपको टोटल 3 पॉइंट नजर आएंगे। ये जो अगर किसी भी पॉइंट को हमें दिखाना है तो वो x, y होता है, राइट? अगर हमें कहीं किसी पॉइंट को दिखाना है वो x, y होता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं ELT डॉट स्कैटर 5,4, लेट्स सी क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो TLT लाइब्रेरी है PyPlot, इसने एक पॉइंट बनाया। ये पॉइंट क्या है बताओ? अगर इस पॉइंट का हम प्रिंट स्क्रीन लेके वापस अपने पेंट में इसके साथ हम चेंजेस करते हैं, तो ये क्या है? इधर से देखो तो 4 है, राइट? इधर से देखो तो 5 है। ये पॉइंट 4,5 है ना, ठीक है? उसी तरीके से अगर हमें एक पॉइंट बनाना है तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2 उसके कोऑर्डिनेट वैल्यूज चाहिए। तो ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है और ये y की। तो ये अगर इस एरे को हम प्लॉट कर देंगे तो ये 3 सेंटर्स हमारे आ जाएंगे। तो बस अब हमें करना क्या है कि हमें अपने कोड में से, अगर मैं लिखता हूं कि DF, ऐसा DF बनाओ जिससे सिर्फ पहला क्लस्टर आए, तो इससे क्या होगा? सिर्फ वही लोग आएंगे जो क्लस्टर 0 को बिलोंग करते हैं। ये कोड क्या कह रहा है? DF वेयर क्लस्टर इज इक्वल टू 0, राइट? SQL के टर्म्स में कुछ इसी तरह होगा, सेलेक्ट डेटा वेयर क्लस्टर इज इक्वल टू 0। और ये मैंने आपको शुरुआत के चैप्टर्स में सिखाया था जब मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स सिखा रहा था। तो आपको वो सभी कुछ अब यूज होएगा, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं 1 लिख दूंगा यहाँ पे तो वो सारे लोग आ जाएंगे जो ग्रुप 1 के पार्ट हैं, और अगर मैं 2 लिख दूंगा तो वो 4 लोग 5 लोग आ जाएंगे जो ग्रुप 2 का पार्ट है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम DF1, DF2 और DF3 अपने मेन डेटा फ्रेम को 3 डेटा फ्रेम में बदल लेते हैं।
So we are making 3 data frames from main data frame. अभी तक हुआ क्या, मैं समझा देता हूँ ये क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने के मीन्स से कहा कि भैया हमारे पास ये टोटल 21 लोग हैं। फिर हमने के मीन्स से कहा कि प्रिडिक्ट करो कि ये 21 लोग में कौन कौन किस ग्रुप को बिलोंग करता है। उसने प्रिडिक्ट किया और हमने उसके हिसाब से उन्हें एक लेबल दे दिया। ये 1 2 3 एक लेबल है, एक तरीके की क्लास है जो हमने इन्हें असाइन कर दी। जैसे हमने कह दिया कि सपना क्लास 1 में है, आयुष क्लास बी में, ए बी सी भी बोल सकते। सपना क्लास ए में, आयुष क्लास बी में, अपुल क्लास सी में, मिहिर क्लास डी में। सो ऐसे हमने बोल दिया। तो ये ठीक वैसा ही है। तो ये 0 1 2 एक क्लास है, एक तरीके का नाम है, नंबर में एक तरीके का नाम है। अब हमने इसी तरीके से df1 df2 df3 बना लिया, यानी कि 3 ऐसे डेटा फ्रेम बना लिए जिसमें हमने तीनों क्लस्टर्स को अलग अलग कर दिया। अब हम करेंगे क्या, एज के साथ हम हर क्लस्टर का अलग अलग स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं एक प्लॉट ये बनाता हूँ, ध्यान से देखो समझ में आएगा। सो पहला जो मैंने प्लॉट बनाया, देखो इसमें मैंने एज के साथ में इनकम का प्लॉट बनाया है और ये df1 के साथ बनाया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्रीन कलर में हमें दिखेगा कि क्लस्टर 1 के लोग कहाँ पे, और ठीक इसी तरीके से ग्रीन, रेड और ब्लैक कलर से मैं तीनों को डिफाइन कर दूंगा। और इस तरह से देखो क्या होगा। अब इसलिए अब जाके रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा। तो इसने ये 3 प्रेडिक्ट किए हैं, देखकर कितना गलत। इसने ये प्रेडिक्ट किए हैं कि ये एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। यहां पे मैं थोड़ा आप लोग के साथ कन्वर्सेशन करना चाहता हूं। आपको क्या लग रहा है, ये सही है प्रिडिक्शन या नहीं है, बताओ। नो सर। हाँ देखो, इस प्रिडिक्शन में क्या है, क्योंकि एज की वैल्यू इनकम से इतनी छोटी है कि उसने प्रिडिक्शन सिर्फ एज के आधार पे किया है, राइट। Yes, sir. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। उसने क्या कह दिया, लो इनकम, हाई, मीडियम इनकम, हाई इनकम, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, वही स्केलिंग की वजह से, ठीक है। और हम लोग क्लस्टर सेंटर्स को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो क्लस्टर सेंटर्स को हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास एरे है, ठीक है। तो क्लस्टर सेंटर्स के एरे ऊपर हमने बनाया हुआ, और एक छोटी सी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। उस ट्रिक के थ्रू आप यहाँ पे वो क्लस्टर सेंटर्स को भी बना सकते हैं। तो इसमें भी स्कैटर प्लॉट ही लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम स्टार से उसे डिनोट कर रहे हैं। जो क्लस्टर सेंटर नाम का हमारे पास ये आया, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसमें 0 से लेके 1 तक, ठीक है। मतलब हम एक एक करके सारे, ये एक तरह की स्लाइसिंग है, राइट। तो हम शुरू करके सारे 0 और सारे 1 को प्लॉट कर देंगे। सारे 0 कौन से हैं, ये सारे 0 हैं, ये सारे 1 हैं। सारे 0 और सारे 1 को प्लॉट कर देंगे और इस तरीके से सेंट्रॉइड आएगा। अगेन ये एक ऐसा कोड है जिसे आपको बार बार करके देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। बट अभी आप इसको जरूर याद रखिए। ये एक छोटी सी ट्रिक है, जब आपको ऐसे क्लस्टर सेंटर्स इस तरीके से एरे में दिए होंगे, तो आप ये स्लाइसिंग को यूज करके सारे 0 और सारे 1 को प्लॉट कर सकते हैं। आप चाहें तो इन सेंटर को एक एक करके कॉपी कर लीजिए ऐसे, और कॉपी करके आप plt.plot, जैसे मैंने 5,4 किया, आप 3.2, ये भी कर सकते हैं। बट इस तरीके से सब एक ही बार में प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है।
बस हमें यहाँ पे करना क्या है कि लेजेंड को ऑन कर देना, जिससे हमें पता लगेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो इसको, और ये सारा कुछ हम लोग लेजेंड, स्कैटर, ग्रीन, रेड, ये सब जो मैटप्लॉटलिब के चैप्टर है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जैसे ये बता रहा है सेंट्रॉइड ये है, राइट। तो ये आपका दिख रहा है, उसमें हम लोग एक्स लेवल और वाई लेवल भी जोड़ सकते हैं। ये हमारा बनता है कंप्लीट कोड, और इस तरीके से हमारा एक कोड बनेगा। ठीक है, आगे इसको और अच्छे से भी बताएंगे, पर ये हमारा हो गया। और जो कि गलत है, गलत हमें पता, ये तो सही है, देखो ये वाला सही है ग्रीन वाला, लेकिन ये दोनों गलत हैं, क्योंकि इसका क्लस्टर ये है, इसका सेंटर यहाँ आना चाहिए, और ये सेंटर तो एकदम ही बीच में है, कहीं और होना चाहिए। तो अब इसको सही कैसे करेंगे? तो इसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग यूजिंग मिनिमम मैक्सिमम स्केलर। ये एक लंबा चैप्टर है, आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा काफ़ी बार देख के ये वीडियो। तो बट ये प्री प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे हम लोग मॉडल बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग स्केलर बनाएंगे। जैसे वहाँ पे मॉडल बनाते हैं, यहाँ स्केलर बनाएंगे और कहेंगे मिनिमम मैक्सिमम स्केलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो, और उस स्केलर को इनकम में और उस स्केलर को एज में फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद ये उसी सेम स्केलर से फिट किया इनकम और ट्रांसफॉर्म किया। तो दो स्टेप होते हैं, फिट और ट्रांसफॉर्म, याद रखिए दो स्टेप होते हैं, फिट एंड ट्रांसफॉर्म। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम स्केलर यानी इनकम के और एज का जो ग्रुप है उसके बीच में काफी ज्यादा न्यूमेरिकल डिफरेंस है, उनका स्केल अलग है, इसलिए हमको ये फिट और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम वैल्यू को चूज करते हैं तो हम उसे दो में चूज करते हैं, यानी कि एज अ 2D एरे चूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते समय भी एज अ 2D एरे रखते हैं और सेव कर लेते हैं वापस उस वेरिएबल में जिस वेरिएबल से उसे बनाया गया। तो ये समझ, फिट किया, इनकम को लिया DF डबल स्क्वायर ब्रैकेट, यानी हमने इनकम को एज अ डेटा फ्रेम उठाया और उसमें फिट का अप्लाई किया, और फिर ट्रांसफॉर्म में भी उसी को अप्लाई किया। इससे ये अपने आप दोनों के स्केल को समझ जाएगा और एक नया DF हमें मिलेगा। इस DF में देखिए क्या हुआ, अब इनके स्केल आपको नजदीक लग रहे हैं कि नहीं? पहले 27 और 70,000 था, अब 0.05 और 0.2 है। यस सर। तो इसने इसको स्केल डाउन करके एक लगभग बराबर मिला दिया, एज 0.9 है तो इनकम 0.8। तो ये दोनों को समझ के ये ऐसा करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ये हमने देखा। अब फिर अगर हम अभी स्कैटर प्लॉट बनाते हैं इनकम और एज के बीच में, ऐसा नहीं है कि स्केल कम हो गया है तो उसकी वजह से ग्राफ बदल जाएगा, ग्राफ वही रहेगा जो था। ठीक है, स्केल भले ही कम ज्यादा हो गया, तो इसीलिए तो उसको किया गया है। ठीक है, यही मिनिमम मैक्सिमम स्केलर का काम है कि ये नंबर्स को एक स्केल में ले आता और फिर ग्राफ भी आपका वैसा ही आता है। और अब हम वापस से वही रिपीट करेंगे कि हमारा जो KM है यानी नंबर ऑफ क्लस्टर्स 3 हैं, Y प्रिडिक्ट करेंगे, फिर प्रिडिक्ट करेंगे, फिर से उसने कुछ प्रिडिक्ट किया, अब की बार भी उसने 0, 1 और 2 तीन एरे में प्रिडिक्ट किया, और अभी फिर से हम उसमें क्लस्टर को बना देंगे। हम कहेंगे कि जो Y की प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसी से क्लस्टर को बना दो।
अब फिर से आप देखेंगे कि जो डीएफ है उसमें प्रिडिक्शन के साथ नई क्लासेस ऐड हो गई हैं। ठीक है, ये देखो 0 1 2 सब ऐड हो गया। और अब हम फिर से जो हमने बहुत बड़ा सा कोड एक बनाया था उस बड़े से कोड को कॉपी कर लेते हैं। याद है, देखो पूरा ये क्लस्टर्स और सब कुछ के साथ में ये बनाया था। ये समझने में देखो थोड़ा समय तो लगेगा क्योंकि ये कोई ऐसे, पर इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए। यहाँ सिंपली हम df1 df2 df3 तीनों को ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहले हम df को बनाएंगे भी। तो हमने df1 df2 df3 तीन अलग अलग ग्रुप के लोगों को किया। और अब देखो क्या आया। अब क्या हुआ, उसने ना केवल सही प्रिडिक्शन किया, याद करिए आप सब लोग भी यही तीन ग्रुप इमेजिन कर रहे थे कि नहीं? यस सर। और अब उसने उन ग्रुप्स को ना केवल प्रिडिक्ट किया बल्कि प्रिडिक्ट करके वहां पे एक सेंट्रॉइड भी बनाया। सेंट्रॉइड माने कि उस क्लस्टर का एक ग्रुप का सेंटर, राइट, कि उस सेंटर से उस ग्रुप की पहचान। तो ये जो है हमारा प्रिडिक्शन है। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने कोड में ये जो फाइनल डीएफ आया ना, अब तो हमने देख लिया। तो ये जो फाइनल डीएफ आया यहां पे हमने 0 1 और 2 ऐसे लेबल दे दिए हैं। ठीक है, जो ग्रीन है वो है जो 0 है। हम और आसानी के लिए क्या कर देते हैं, चलो 0 1 2 है, यानी ग्रीन वाले 0 हैं, 1 वाले ब्लैक हैं और 2 वाले रेड हैं। तो इनको आप ग्रीन ब्लैक रेड बुलाओ, इनको आप लो हाई मीडियम बुलाओ, कुछ भी बुलाओ। ठीक है, तो जो अनसुपरवाइज प्रॉब्लम थी उसको हम लोगों ने सुपरवाइज्ड बना दिया। अब ये डेटा अगर हम किसी को देंगे तो अब उसे पता होगा कि लाल कौन है, हरा कौन है और काला कौन है। और अगर मान लो किसी की इनकम यहां पाती है तो वो कह देगा ये ब्लैक ग्रुप का है, यहां आती वो कह देगा ये रेड ग्रुप का है, यहां आती वो ग्रीन ग्रुप का है। ऐसे करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, और अब आते बात की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन है 3 ही क्यों। ठीक है, चलो हमें दिख 3 सब कुछ है, पर मान लो ये 2 लोग कहें कि हम तो अलग हैं, हम इन लोग के साथ में नहीं है, हम तो अलग हैं। तो 3 ही क्यों, इसको प्रूफ करने के लिए एक प्लॉट होता है जिसको कहते हैं एल्बो प्लॉट। ठीक है, अब ये सब समझ में आएगा। एल्बो प्लॉट जो होता है वो एक कंसेप्ट पे डिपेंड करता है जिसे कहते हैं SSE। ये SSE एग्जाम वाला नहीं है। ठीक है, ये हम लोग यूज करते जिसका नाम होता है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। ये स्टैटिस्टिक्स का एक कंसेप्ट है या फंक्शन है या मेजर है, तो भी बोलना चाहिए। दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, SSE। तो ये कोड कैसे लिखा जाता है? सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर क्या होता है कि पहले हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, खाली एकदम लिस्ट बना ली, और फिर k की रेंज बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? हम सोच रहे हैं कि k यानी
इसके क्लस्टर्स 1 से लेके 10 के बीच में तो नजर आ रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। कि कोई ऐसा जिसे लग रहा है 100 क्लस्टर भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। इतना तो हमें समझ में आ रहा है ना कि 1 से 10 के बीच में। अगर Yes, आपको sir. लगता है कि नहीं, हमें तो लग रहा है कि 1 से 50 के बीच में, तो आप यहाँ रेंज लिख लो 1 से 50। ओके, अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यार 4 या 5 है, तो आप रेंज लिखो उस हिसाब से। तो हमेशा ये अच्छा होता है कि 1 से 10 के बीच में हमने एक रेंज बना ली, फिर हम लूप लगाते, हम कहेंगे फॉर के इन रेंज। ठीक है, फॉर लूप जो हमने कई बार चलाया कि के की वैल्यू 1 से चालू करो और 10 तक सारी वैल्यू निकालो और हर बार उसका एरर निकालो। ठीक है, क्या निकालो? एरर। सो ये क्या करेगा कि हर बार मॉडल बनाएगा, हर बार उसे फिट करेगा और फिट करके जो उसका एरर है, ये जो इनर्शिया है, इसके थ्रू वही एरर निकलता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकलता है। जो इनर्शिया है इसको ही हम कहेंगे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। और जब हम इसको रन करेंगे तो एक लिस्ट बन जाएगी, एसएससी एक लिस्ट होगी जिसमें 10 वैल्यू होंगी। ये 10 के 10 एरर है। एक पे तो देखो कितना बड़ा एरर है, दिख रहा है? कैन यू सी? Yes, sir. Hmm. ऐसा ये बड़ा छोटा एरर क्या है अभी समझ में आएगा। और अब हम क्या करने वाले हैं कि 1 के साथ ये नंबर, 2 के साथ ये नंबर, 3 के साथ ये नंबर, ये पॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये आपकी समझ में आ रहा है ना कि ये 1 से लेके 10 तक के प्रेडिक्शन के एरर हैं। ठीक है, आज आप इस वीडियो को आज दोबारा तिबारा अभी मैं अपलोड कर दूंगा, आप चला के देखें। और मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा इसके साथ में, और ये कोड भी दे दूंगा पूरा, ताकि आप बार बार करें। और फिर आपको जो भी डाउट आएंगे वो डाउट हमें जरूर बताएंगे, ताकि हम एक क्लास कर सके कि हाँ चलो डाउट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको अगर हम प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, जो मैंने कहा कि 1 से 5 को, 2 से 2.09 को, ऐसे, तो जब हम ये प्लॉट कर देंगे तो देखो क्या आएगा। पहली बार में ये समझ लो कि क्या आएगा। ये एक एल्बो जैसा नहीं लग रहा है? Yes, sir. कोई बाइसेप्स दिखा रहा है, एल्बो, राइट? इसकी बाइसेप है बहुत ज्यादा। अब ये बताओ, एल्बो बेंड होती नजर आ रही है? Yes, कितनी sir. जगह बेंड होती नजर आ रही है? Sir, 2 जगह. 2 जगह। तो अगर मान लो एल्बो ऐसे स्ट्रेट लाइन रहती है, तो इसका मतलब ये है कि ये सही आंसर नहीं है। जहां पे आपको एल्बो में सबसे ज्यादा बेंड नजर आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है? देखिए, 3. ठीक। इसका मतलब ये तो जो एरर आ रहे थे प्रिडिक्शन के, वो अचानक से यहां से कम हो गए, राइट? आप देख भी सकते हैं 5, 2, ये वो, और यहां से देखिए डिफरेंस काफी कम हो गया, राइट? 3 Yes, sir. ये था ना, 1, 2, 3.4, फिर काफी कम हो गया। तो ये जो एल्बो प्लॉट होता है, ये फाइनल कंक्लूजन या फाइनल कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि जो हमने माना है 3 वो सही है। इसमें 2 भी सही आंसर था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तो अनसुपरवाइज्ड है ना। मान लो हम कहें ये लोग 1 हैं, ये लोग 1 हैं, ये भी तो कह सकते हैं। सही आंसर तो 10 भी है, कुछ भी मान लो 10, लेकिन वो पॉइंट जहां पे एल्बो आपकी बनती है, उसको ही हम अपना सही आउटपुट मानेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. सो पहले तो मैं इस कोड को आप सबसे शेयर कर देता हूं, और आज आप लोग जरूर से इसको पूरा रिवाइज कीजिए। वीडियो तो जब आएगा एटलीस्ट कोड है आपके पास,
और फिर आप जो है जो भी आपके डाउट हैं वो बताइए और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये हम लोग का अनसुपरवाइज्ड है। सुपरवाइज के मैंने कई एल्गोरिदम्स आपके करा दिए, अनसुपरवाइज्ड के करा दिए। आज मैंने आप लोग से एक जॉब भी शेयर की थी, तो अगर आप उस जॉब का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उन्होंने मांगा था कि मॉडल बनाना और प्रिडिक्शन के लिए जो है ना, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करना, ये सब। तो उन पर जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा कि जो ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, सुपरवाइज्ड के, अनसुपरवाइज्ड के, राइट, डेटा में ट्रेंड पता करना है ना, वो सारा कुछ वही है जो हम ये पढ़ रहे हैं। सो आप उस जॉब में भी अप्लाई कीजिए और देखिए कि कैसा होता है। हम आगे इंटरव्यू के लिए भी बात करेंगे। सो ये आप पूरा याद रखिए और फिर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।